everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about the school readiness and the emergent literacy. Firstly, we read what do you mean by readiness. Readiness क्या होता है? Readiness का basically मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग क्या होगा इसका कि किसी चीज़ के लिए हम रेडी हो रहे हैं. Exactly. So, readiness is a term used to describe the preparation for what comes next. Readiness क्या एक term यूज़ करते हैं, वो चीज़ क्या डिस्क्राइब करती है कि हम कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले कल के लिए. ठीक है. वन ऑफ द टॉप नेशनल एजुकेशनल गोल दैट हैज़ चिल्ड्रन विल स्टार्ट स्कूल रेडी टू लर्न. सबसे इम्पॉर्टेंट नेशनल एजुकेशनल गोल इसका क्या होता है? वो ये होता है कि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, स्कूल स्टार्ट कर रहा है, यानी कि सीखना स्टार्ट कर रहा है, लर्न करना स्टार्ट कर रहा है, कि बच्चा तैयार है सीखने के लिए और समझने के लिए. While there is journal argument concerning the importance of school readiness, पर कोई एक्यूरेट डेफिनेशन इसकी प्रोवाइड नहीं है. ठीक है. तो इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? चिल्ड्रन रेडीनेस फॉर सक्सेसफुल ट्रांजिशन इनटू किंडरगार्टन नीड्स टू बी व्यूड एज अ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. पेरेंट्स, प्री किंडरगार्टन टीचर, एलिमेंट्री स्कूल एंड लोकल कम्युनिटी प्रोग्राम वर्किंग टुगेदर प्रोवाइड्स द बेस्ट बेस फॉर चिल्ड्रन सक्सेस इन द स्कूल. बच्चे को हम रेडी कर रहे हैं सक्सेसफुल ट्रांजिशन के लिए किंडरगार्टन स्कूल के अंदर, जिसके अंदर क्या क्या होता है? कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पेरेंट्स की होती है, प्री किंडरगार्टन टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एलिमेंट्री स्कूल्स की, लोकल कम्युनिटी प्रोग्राम्स की, कि वो सब वर्क करें मिलकर ताकि वो एक बेस्ट बेस बच्चे की सक्सेस के लिए दे सके, एक बेस्ट बेस दे सके बच्चे को, जिससे वो एक प्रॉपर सक्सेसफुल इंसान बन जाए. Readiness needs to be defined in the broad developmental terms so that uniqueness of each child is preserved and respect the national educational goal. Basically क्या होता है ना कि readiness जो होता है एक broad term दे रखी है, जो कि हर बच्चा जो है हर एक तरह से यूनिक है. Every child have their own uniqueness. तो नेशनल एजुकेशन गोल इसके अंदर 3 की एरियाज़ कवर करता है कि चिल्ड्रन रेडीनेस फॉर स्कूल, कि हम बच्चे को रेडी कर रहे हैं स्कूल के लिए, स्कूल रेडीनेस फॉर चिल्ड्रन, कि हम स्कूल को रेडी कर रहे हैं बच्चे के लिए, एंड फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट, फैमिली और कम्युनिटी का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है 5 एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं स्कूल रेडीनेस के. 5 एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट होता है अर्ली केयर एंड एजुकेशन, प्रॉपर केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना, पेरेंटिंग एंड फैमिली का सपोर्ट उसको मिलना, प्रॉपर हेल्थ और सोशल सर्विसेज उसे प्रोवाइड करना. बच्चे के लिए स्कूल रेडीनेस फॉर चिल्ड्रन, बच्चे के लिए स्कूल रेडीनेस की बातें समझाना, प्रोग्राम्स और इवेल्युएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों का बेसिकली स्कूल रेडीनेस के अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि उसको केयर, एजुकेशन मिले, सपोर्ट, हेल्थ, सोशल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई सोशल रेडीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट. सोशल रेडीनेस इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? चिल्ड्रन स्कूल रेडीनेस इज़ अफेक्टेड बाय द अर्ली केयर एंड लर्निंग एक्सपीरियंस दे रिसीव. बच्चे की जो स्कूल रेडीनेस वो अफेक्ट करती है कि उसने पहले कितना पढ़ा, कितना सीखा. रिसर्च इन ब्रेन डेवलपमेंट, जब ब्रेन की डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च हुई थी तो उन्होंने ये देखा था दैट अर्ली लर्निंग स्पेशली फ्रॉम बर्थ टू 5 डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न एंड सक्सीड इन स्कूल. बेसिकली जब ब्रेन रिसर्च हुई थी ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर, तो ये देखा गया था कि बच्चे के जो 5 साल होते हैं पहले, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं कि बच्चा कितनी उसकी एबिलिटी है लर्न करने की और कितना वो सक्सीड है. दीज स्टडीज़ हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ ग्रोइंग अवेयरनेस प्रोवाइड करती है ये. शो ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्बल एंड न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, प्रॉपर वर्बल और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगता है, सोशली कम्पिटेंट बनता है, एबिलिटी शो करता है कि कितनी देर तक वो एक एक्टिविटी के अंदर एंगेज रह सकता है. ठीक है. मोर लाइकली टू मेक टिपिकल प्रोग्रेस, कितनी प्रोग्रेस वो कर रहा है, कितना स्पेशल एजुकेशन क्लासेस में उसको कम जाना पड़ रहा है, कितना वो किंडरगार्टन से सीख कर आया है. ठीक है. या प्री किंडरगार्टन से सीख कर आया और कितना वो किंडरगार्टन के अंदर यूज़ कर रहा है उन चीज़ों को.
नेक्स्ट आ जाता है व्हाई डज द क्वालिटी ऑफ प्री किंडरगार्टन एक्सपीरियंस लुक लाइक। क्यों, मतलब क्या क्या क्यों जो ये क्वालिटी होती है ये ऐसी होती हैं, या फिर कंपोनेंट्स क्या होते हैं स्कूल रेडीनेस के सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, अ यंग चिल्ड्रन नीड सोशल इमोशनल कॉम्पिटेंसीज। एक छोटे बच्चे को एक सोशली और इमोशनली बेस चाहिए। दीज स्किल्स आर एक्वायर्ड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप। ये स्किल्स कब मिल सकती है, जब क्लोज रिलेशनशिप्स हो, बातचीत करे, शेयर्ड कन्वर्सेशंस मतलब बातचीत करे, एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट कि उसकी केयर नर्चर वाला उसके पास एनवायरनमेंट हो। प्री स्कूल टीचर गाइड चिल्ड्रन इन लर्निंग सोशल स्किल्स आर डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट। प्री स्कूल टीचर्स जो होती है वो बच्चे को गाइड करती है सोशल स्किल्स के में, वो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट होती है, वेल डिज़ाइंड होती है। ठीक है, सोशल इमोशनल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में पता होना, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल इमोशनल अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ कि उसको पता होना कि सोशल इमोशंस क्या होते हैं, सोशली क्या होता है, इमोशनल क्या होते हैं, उसके बारे में पता होना। एम्पैथी एंड केयरिंग, ठीक है, इनिशिएटिव इन लर्निंग, सामने से उसको ये होना कि हाँ मुझे सीखना है। इंटरेक्टिव विद फेमिलियर एडल्ट्स एंड पीयर्स, फेमिलियर एडल्ट्स और पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब अपने बड़ों के साथ बात करना या अपने फ्रेंड सर्कल में बात करना। ग्रुप पार्टिसिपेशन यानी ग्रुप एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज होना। कॉपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की कॉपरेट करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना। रिलेशनशिप अटैचमेंट टू पेरेंट्स, टीचर्स एंड केयर गिवर्स कि उनके क्या रिलेशन है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने केयर गिवर के साथ। we come to a next topic, language and literacy, English development, English language development। बेसिकली लैंग्वेज क्या होती है कि किसी भी भाषा का हमें ज्ञान होना, और लिटरेसी होती है जब हम उस भाषा के ज्ञान को लिख या पढ़ सकते हैं, उस भाषा के ज्ञान से, ठीक है। तो क्या हो जाता है, children early language growth and later language outcomes are currently related to the verbal communication children receive from adult and other children। मतलब बच्चे की जो लैंग्वेज ग्रोथ होती है या पहले की जो उसकी लैंग्वेज ग्रोथ होती है और बाद की जो लैंग्वेज आउटकम्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन से, बोल भाषा के बातचीत से। चिल्ड्रन रिसीव फ्रॉम एडल्ट एंड अदर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या करते हैं, अडल्ट रिसीव करते हैं एडल्ट से, या फिर दूसरे लोग अपने बड़ों से सीखते हैं या अपने साथ के लोगों से सीखते हैं। इन द प्री स्कूल क्लासरूम स्टूडेंट्स हैव मीनिंगफुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव अपॉर्चुनिटी। प्री स्कूल क्लासरूम के अंदर बच्चों को एक मीनिंगफुल और कॉम्प्रिहेंसिव अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर लैंग्वेज स्टिमुलेशन, टीचर एम्ब्रेस द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड, ठीक है, वाइल सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, यानी कि एक प्रॉपर बेस मिलता है। द की कॉम्पिटेंसीज फॉर बीइंग रेडी फॉर किंडरगार्टन एंड बिकमिंग फ्लुएंट कम्युनिकेटर एंड रीडर्स आर एज फॉलोज। की कॉम्पिटेंसीज या फिर कि एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर, एक फ्लुएंट कम्युनिकेटर के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। लैंग्वेज एंड लिटरेसी यानी कि लैंग्वेज का यूज़ करना, वोकैबुलरी एंड प्रोग्राम वोकैब्स की नॉलेज होना, वोकैबुलरी एंड ग्रामर की वोकैब वर्ड्स की नॉलेज होना, ग्रामर्स की नॉलेज होना, कॉन्सेप्ट अबाउट प्रिंट पता होना, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, फोनोलॉजिकल का मतलब होता है फोनोलॉजिकल मीन्स फोनेटिक्स एंड फोनेटिक्स मीन्स साउंड, यानी कि साउंड्स की अवेयरनेस होना कि ए को अ बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, ऐसे क को क, मतलब उसके अंदर जो साउंड आ रही है बेसिकली उसकी नॉलेज होना। वर्ड एंड लेटर रिकॉग्निशन, वर्ड का पता होना, लेटर का पता होना कि अच्छा ये ए है, ये क है, ये बी है, इस तरह से। कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिसिस ऑफ एज अप्रोप्रिएट टेक्स्ट। लिटरेसी, इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्स, पढ़ने में लिखने में इंटरेस्ट होना, राइटिंग जैसे सुलेख वगैरह होते हैं उन चीज़ों के अंदर भी उसका इंटरेस्ट होना। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, categories of English language development. There are 4 categories of language development, or we can say there are 4 categories of English language development.
द फर्स्ट वन इज लिसनिंग. लिसनिंग का मतलब होता है सुनना. जब छोटा बच्चा होता है तो उसको बोलना नहीं आता, वो सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको समझ नहीं आता, उसको समझ सब कुछ आता है, बट वो सिर्फ सुनता है, वो बोलता अपनी ही लैंग्वेज के अंदर है. स्पीकिंग, फिर वो धीरे धीरे ब ब क ऐसे बोलना स्टार्ट करता है. जस्ट एन एग्जाम्पल, देयर इज नो लिंक बिटवीन टू थिंग्स. फिर रीडिंग, यानी कि पहले क्या करते हैं, पहले सुनते हैं, फिर बोलने की कोशिश करते हैं. देन थर्ड वन इज़ रीडिंग, फिर हम क्या करते हैं, हम रीड करते हैं. एंड देन राइटिंग, आफ्टर दैट हम लिखते हैं. ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज मेन है जो हम फर्दर आगे डीप में पढ़ेंगे. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइंस. साइंस इन प्री स्कूल, a joy of discovery and a positive approach to learning. Children confident learner by identifying the solutions and a problem solving through persistent hands on the experimentation become critical thinkers for a lifetime. साइंस क्या होता है, एक पोस्टर होता है बेसिकली ना, प्री स्कूल पोस्टर होता है जिसके अंदर जॉय ऑफ डिस्कवरी होती है, मज़े वाली, इन्जॉयमेंट वाली. पॉजिटिव अप्रोच होती है लर्न करने की, जिससे कि कॉन्फिडेंस जो हो वो बढ़े, सॉल्यूशंस को वो ढूंढना स्टार्ट कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो, एक्सपेरिमेंट कर सके, थोड़े से कुछ क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकर्स बन सकें. तो साइंस क्या करती है, ये सब चीज़ें हमें साइंस से मिलती है. फिर इसके अंदर तो कुछ कंटेंट है इसके अंदर जो होता है प्री स्कूल में. स्किल्स एंड लैंग्वेज ऑफ साइंस. स्किल्स यानी कि स्किल्स होना, उनकी पता होना, नॉलेज होना, लैंग्वेज का पता होना, साइंस क्या होता है, साइंटिफिक इंजरी क्या होता है, नॉलेज ऑफ फिजिकल साइंसेस, लाइफ साइंस एंड अर्थ साइंस. फिजिकल साइंस के बारे में पता होना, लाइफ साइंस के बारे में पता होना, अर्थ साइंस के बारे में पता होना. नेक्स्ट वी कम टू अ टॉपिक मैथ्स. Young children explore the mathematics domains through interaction with their everyday environment. Children experience math throughout the daily routine by counting, sorting, building shapes, measuring and estimating. जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं. एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजते हैं बेसिकली, कि एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि हम चीज़ों को ढूंढना, खुद से ढूंढना. ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं मैथ्स के डोमेन्स को थ्रू इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ बातचीत करके, एनवायरनमेंट के बारे में बातचीत करके. डेली बच्चे जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं मैथ्स को डेली रूटीन के साथ, कि अच्छा आज मैं 1 चपाती लाया हूँ, आज मैं 2 फ्रूट्स लाया हूँ, आज मैं 2 चॉकलेट्स लाया हूँ, आज मैं 2 टॉफ़ीज़ लाया हूँ, आज मैं 4, कुछ भी बेसिकली एग्जाम्पल. काउंट करना, काउंटिंग हो गई, आज मेरे पास 1 पेंसिल है, आज मेरे पास 2 पेंसिल है, दिस इज काउंटिंग. सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब, अच्छा देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास इस शेप की पेंसिल है, आपके पास उस शेप की पेंसिल है. ये नहीं पता होता कि सॉर्टिंग क्या होता है, पर इस तरह से वो जर्नली बेसिक जो होते हैं वो सॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, कि मेरे पास ब्लू कलर की पेंसिल है, आपके पास पिंक कलर की पेंसिल है, मेरे पास 1 पेंसिल है, आपके पास 2 पेंसिल है. बिल्डिंग शेप्स, मेरी पेंसिल की शेप छोटी है या फिर मेरी पेंसिल छोटी है, आपकी पेंसिल बड़ी है, या मेरी पेंसिल बड़ी है, आपकी पेंसिल छोटी है. मेजरिंग में ये आ जाएगा. और एस्टिमेटिंग, तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं ना वो डेली बेस में सीखते हैं. A preschooler classroom is designed with the intention and in order to promote maths experience. मतलब कि प्री स्कूल क्लास जो होती है वो डिज़ाइन ही इस इंटेंशन से होती है या फिर इस ऑर्डर में होती है कि वो मैथ्स के एक्सपीरियंस को बढ़ा सके, जिससे कि बच्चे जो है वो खेल भी सकें और एक्सप्लोर भी कर सकें. अब जैसे कि एग्जांपल है, एक बॉक्स के अंदर 5 बॉल्स थी और मैम ने 5 ग्रुप्स बना दिए बच्चों के. तो अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा, काउंटिंग में आपके पास भी 1 बॉल है, मेरे पास भी 1 बॉल है, दैट इज़ काउंटिंग. सॉर्टिंग, आपके पास ब्लू कलर की है, मेरे पास ग्रीन कलर की है. शेप, आपके पास बड़ी है, मेरे पास छोटी है. मेजरिंग कि कितनी है. एस्टिमेटिंग, तो ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे सीखता है. देयर आर 5 मेन डेवलपमेंटल मैथ्स ट्रेंड्स. 5 डेवलपमेंटल मैथ्स के
चीज़ें होती हैं। नंबर सेंस, नंबर्स की नॉलेज होना, 1 होता है, 1 के बाद अगर 1 में 1 ऐड कर दे तो 2 आ जाता है, फिर 2 में 1 ऐड कर दे तो 3 आ जाता है। इस तरह से नंबर्स की सेंस होना, नंबर्स की नॉलेज होना। अलजेब्रा एंड फंक्शंस, क्लासिफिकेशन एंड पैटर्निंग, फंक्शंस के बारे में क्लासीफाई कर सके। क्लासीफाई आप शेप के ऊपर कर सकते हो, आप कलर के ऊपर कर सकते हो, आप साइज़ के ऊपर कर सकते हो। मेरे पास छोटी पेंसिल है, आपके पास बड़ी पेंसिल है, मेरे पास इस कलर की पेंसिल है, आपके पास उस कलर की पेंसिल है, तो क्लासीफाई हो गया। पैटर्न, पैटर्न होता है जैसे कि किसी भी चीज़ का एक पैटर्न है, जिस छोटे से बड़ा बड़ा या बड़े से छोटा छोटा, तो ये पैटर्न हो गया एक तरह से। या फिर लीफ की जैसे बुक्स के अंदर होता है, लीफ की शेप है, फिर फ्लावर की शेप है, फिर लीफ की शेप है, तो उसके बाद किसकी आएगी, फ्लावर की। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। मेजरमेंट हो गया, ठीक है, जियोमेट्री हो गया, और मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। कुछ ये 5 मेन डेवलपमेंटल मैथ स्ट्रेंड्स थे जो हमने पढ़े। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। क्या होता है, विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स आर द नेचुरल टू यंग चिल्ड्रन। विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। एग्जिट रियली इन अ फॉर्म ऑफ स्क्रिबलिंग, प्रिटेंडिंग, ह्यूमनिंग, स्वेइंग टू म्यूजिक। जैसे कि स्क्रिबलिंग करना, स्क्रिबलिंग का मतलब क्या होता है, रगड़ना। अब छोटा बच्चा है, उसको ये थोड़ी ना पता है कि अच्छा इस अगर कोई शेप बनी हुई है तो उसके अंदर अंदर कलर करता है, वो तो बाहर भी निकालता है, कई बार कई जगह बहुत डार्क भी करता है, कई बार पेंसिल से भी वो ऐसे ऐसे बना लिखने की कोशिश करता है तो भी उसकी पेंसिल हिलती है, नहीं कर पाता। प्रिटेंडिंग, अब उसको ये भी नहीं पता जब छोटा है तो कि अच्छा एप्पल का कलर रेड होता है, नहीं, कोई भी उस कलर उसके हाथ में पकड़ा वो उसी को कर देगा। In the preschool classroom, we engage and encourage children in art activity. प्रीस्कूल क्लासरूम के अंदर हम क्या करते हैं, एंगेज करते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं और एनकरेज करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं कि वो कुछ आर्ट की, यानी कि कुछ जो कला होती है, ड्राइंग कला होती है, आर्ट कला होती है, एक्टिविटीज़ के अंदर वो इन्वॉल्व हों रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे। These activities lay to the foundation and help the children brains for successful learning. ये एक्टिविटीज़ क्या करती है, हेल्प करती है कि वो सक्सेसफुली लर्न कर सके। आर्ट एक्सपीरियंस आर द मोर अबाउट प्रोसेस देन प्रोडक्ट। आर्ट्स का जो एक्सपीरियंस होता है वो ज़्यादा होता है प्रोसेस से, ना कि प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट के कंपैरिजन में प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आर्ट एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आर्ट्स आर इंक्लूसिव एंड कॉमन टू ऑल कल्चरल कंपिटेंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ द आर्ट। आर्ट इंक्लूसिव होता है, सब इंक्लूड होते हैं, ऐसे नहीं होता कि अच्छा ये इंक्लूड नहीं होगा, ये नहीं होगा, या फिर किसी भी बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन या कुछ भी कि छोटा बड़ा ये वो, इस टाइप से कुछ भी नहीं होता। इंक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, मीन्स टू इंक्लूड एवरीबडी टुगेदर। सब लोग कर सकते हैं, सबको इंक्लूड करना, सब वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर। और एक कॉमन चीज़ है कि हाँ भाई, छोटा हो बड़ा हो बीच का हो, बहुत छोटा है बहुत बड़ा है, कोई भी इस चीज़ को कर सकता है। कॉमन टू ऑल कल्चरल कंपिटेंस, यानी कि कल्चर्स के बेस के ऊपर भी कुछ नहीं है कि हर कल्चर में आर्ट तो होती ही है। अब ये हो सकता है ना कि डिफरेंट आर्ट्स हो, बंगाल साइड या फिर जेके साइड या फिर दिल्ली साइड, तो डिफरेंट चीज़ें, वो तो चीज़ अलग है, पर आर्ट तो कॉमन है, हर कोई कर सकता है। तो आर्ट जो है वो तो क्या है, कॉमन, इंक्लूसिव है और कॉमन है, जो सारे कल्चर्स को मिलाता है। कॉम्पिटेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, और वो एप्रिसिएट भी करता है क्योंकि हर जगह आर्ट इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एप्रिशिएट कर रहे हैं हम आर्ट को, कि बढ़ावा, एप्रिसिएशन का मतलब होता है बढ़ावा देना, किसी चीज़ को इंक्रीमेंट देना, बढ़ावा देना, ठीक है। आर्टिस्टिक थिंकिंग प्रोसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग,
आर्टिस्टिक, यानी कि आर्ट करने में क्या होता है, सोचना पड़ता है, थिंकिंग प्रोसेस है। आप कुछ भी बना रहे हो, आप ऐसे पेंसिल लेके खड़े हो और आप कुछ भी बना रहे हो, तो आप कुछ सोचोगे तभी आप उसको बनाओगे ना, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देते हैं, मतलब एक बेसिकली एक थिंकिंग प्रोसेस हो गया। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट, दैट इज लर्निंग थ्रू ड्रामेटिक एंड एक्टिव प्ले। अब हम ड्रामा से भी सीख सकते हैं और एक्टिव प्ले से भी सीख सकते हैं। ड्रामा और प्ले बेसिकली एक ही चीज़ होती है, पर कुछ गेम्स का फ़र्क हो जाता है, कुछ वर्ड्स का फ़र्क हो जाता है। ड्रामा होता है बेसिकली कि रोल प्ले, बेसिकली आप बोल सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट, जैसे एक रोल प्ले है, उसके अंदर डिफरेंट करेक्टर्स हैं, उन करेक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है डिफरेंट पर्सनस के अंदर, एंड उनको अपने अपने डायलॉग्स, अपने अपने रोल्स को प्ले करना है। इट इज़ टेकन एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक छोटा सा प्ले है जिसके अंदर 7 to 8 रोल्स हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब टीचर्स बेसिकली ये बहुत कराते हैं जिससे कि बच्चा जो है वो बोलना सीखता है, थोड़ा सा उसके अंदर मोटिवेशन आती है, चाहे वो याद करके, अगर याद भी करता है या रट्टा भी मारता है तो भी उसको कहीं ना कहीं स्किल्स की नॉलेज होती है। तो बेसिकली क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 7 to 8 चिल्ड्रन का एक ग्रुप है, सॉरी 7 to 8 रोल है एक प्ले के अंदर। तो उसके अंदर क्या है, टीचर ने क्या किया, हर वीक एक प्ले ऑर्गेनाइज करते हैं टीचर्स, उसमें 7 to 8 बच्चों को लिया और उन्होंने क्या किया, उनके टर्न के अकॉर्डिंग कि अच्छा अब इनका डायलॉग है, अब इनका डायलॉग है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने रोल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर, अपने उनके करेक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे कि राम का ये है, श्याम का ये है, मोहित का ये है, रोहित का ये है, रानी का ये है, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इससे भी क्या होता है कि बच्चा जो है वो लर्न करता है। क्या लर्न करता है, उसको बोलना आता है, उसको बोलना आता है। ठीक है, बोलना आता है उसको और अच्छे से चीज़ों को समझ पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्पोजिशन ऑफ लर्निंग एंड मीनिंगफुल कनेक्शन टू द वर्ल्ड। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो क्या करता है, डिस्पोजिशन ऑफ लर्निंग को सीखता है और एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाता है उसके साथ। मतलब कि वो क्या करता है कि बेसिकली जो मीनिंगफुल कनेक्शन, यानी कि जैसे वर्ड के साथ उसका क्या कनेक्शन बनना चाहिए, वो उसको उसके साथ ज्वाइन करके बोलना और बनाना सीख जाता है। एस्थेटिक इन द क्लासरूम एंड इंटेंशनल एनवायरनमेंट डिज़ाइन, यानी कि क्लासरूम के अंदर जो एस्थेटिक होता है, जो आर्ट की चीज़ें होती है, जैसे कॉर्नर्स होते हैं, डॉल कॉर्नर, बुक कॉर्नर, इस टाइप से क्लासरूम डिज़ाइन किया जाता है। और एनवायरनमेंट भी इसी अकॉर्डिंग जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है कि डॉल कॉर्नर्स के अंदर बुक्स की नॉलेज मिलती है, बुक कॉर्नर हो गया, डॉल कॉर्नर हो गया, इस टाइप से प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ सोशल स्टडीज़। तो सोशल स्टडीज़ के अंदर क्या होता है, चिल्ड्रन लर्न अर्ली हाउ पीपल लिव इन द सोशल वर्ल्ड। वो क्या सीखते हैं कि पहले वो क्या सीखते हैं कि कैसे लोग जो है वो सोशल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। देयर प्री स्कूल क्लासरूम मिरर्स द लार्जर सोसाइटी विद इट्स डाइवर्स एथनिक, रिलीजियस एंड सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। क्लासरूम क्या करती है कि एक लार्जर सोसाइटी, डाइवर्स एथनिक, डिफरेंट डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजियस होते हैं, वो एक सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है। प्री स्कूल टीचर help child to think about themselves and their roles and responsibility that they and other assume। प्री स्कूल टीचर क्या करती है कि बच्चों को हेल्प करती है कि वो सोचे उनके रूल्स के बारे में, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, और एज्यूम करे कि चिल्ड्रन जो है वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो उनकी डेवलप हो रही है टू प्लेसेस एंड द ग्रुप्स दैट आर मीनिंगफुल टू लर्न। ठीक है, दे लर्न अबाउट द टाइम एंड हाउ देयर करंट एक्सपीरियंसेस अफेक्टेड। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि एज्यूम कर लेते हैं कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या होती है, टू प्लेसेस एंड अ ग्रुप दैट मीनिंगफुल टू दैम।
वो टाइम के बारे में सीखते हैं कि टाइम और कैसे करंट एक्सपीरियंस जो होता है वो अफेक्ट करता है हमारे पर्सनल पास्ट को, और हम कैसे रिलेट करता है हमारे फ्यूचर को। बेसिकली सोशल स्टडीज़ के अंदर क्या मिलता है ना हमें, हमारे रोल्स क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, क्योंकि सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर एक ही एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स लिव टुगेदर, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं, तो वो क्या होता है हमारा डाइवर्सिटी। तो बेसिकली क्या होता है ना कि सोशल स्टडीज़ जो होती है वो हमें यही चीज़ें सिखाती है। अब वैसे तो इट्स ओके, बट नाउ अब हम कुछ कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होता है कंपोनेंट्स इसके। सेंस ऑफ टाइम, यानी कि हमें टाइम के बारे में पता लगता है। हमें टाइम के बारे में कब पता लगता है? हिस्ट्री में कहाँ पता लगता है? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में हमारा मॉडर्न पीरियड, मिडिवल पीरियड और पास्ट पीरियड, मतलब जो अकबर बीरबल के टाइम का था वो पीरियड, फिर उसके बाद जो हमारा वर्ल्ड वॉर टाइप आया वो पीरियड, फिर उसके बाद अब जो हमारा मॉडर्न पीरियड चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रही है, इसके अंदर जो भी सिनेरियो एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं वो पीरियड। तो हमें टाइम का किस में पता लगता है? हिस्ट्री के अंदर। प्लेसेस का सेंस ऑफ प्लेसेस हमें ज्योग्राफी और इकोलॉजी में होती है, यानी कि ओशियंस, कंटिनेंट, अफ्रीका, एशिया, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पता प्लेस मतलब कि बेसिकली वही ज्योग्राफी और इकोलॉजिकल की इकोनॉमी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इकोलॉजिकल मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड कंटिनेंट्स क्या होते हैं, ओशियंस, रिवर्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता लगता है। नेक्स्ट आता है प्री स्कूल कम्युनिटी मेंबर। और प्री स्कूल कम्युनिटी मेंबर का मतलब क्या होता है कि मतलब बेसिकली प्री स्कूल कम्युनिटी मेंबर यानी सिविक्स के बारे में, पार्लियामेंट और कम्युनिटी क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या हमारे राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पढ़ने को मिलती हैं? सिविक्स के अंदर। उसके बाद आता है सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि खुद के बारे में जानना, सोसाइटी के बारे में जानना, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। खुद के बारे में जानना मतलब कि हम कौन सी रिलीजन से, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजन से, ये सारी चीज़ें। सोसाइटी, हमारी सोसाइटी किस टाइप की है और क्या हमसे एक्सपेक्ट करती है, क्या हमें उनको देना है, क्या वो हमें देगी, ये सारी चीज़ें बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस के अंदर बेसिकली ना सारी पूरी इकॉनमी आ जाती है, जीडीपी, इकॉनमी, मतलब बेसिकली इकोनॉमिक्स आ जाती है एक तरह से, जिसके अंदर क्या होता है ना कि जैसे मार्केट प्लेस हमारी कहीं पे जीडीपी ग्रो हो रही है, डाउन हो रही है, अच्छा अभी इस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है, अब इस प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ रही है, अब इस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, अब इस प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो रही है, अच्छा इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है, अच्छा इसका मार्केट प्राइस ये है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पता लगती है? इकॉनमी में। ये बेसिकली हम सोशल स्टडीज़ का पढ़ते हैं कि सोशल स्टडीज़ के अंदर ही इतनी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं, पूरा एक तरह से ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बोलते हैं कि फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं स्कूल रेडीनेस को, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं या हम बोल सकते हैं कि अफेक्ट करते हैं हमारे स्कूल रेडीनेस को। डिफरेंसेस बाय एज, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिफरेंसेस बाय एज। नाम से ही क्लियर हो रहा है डिफरेंसेस बाय एज का मतलब क्या हो रहा है कि यानी कि एज के अंदर बच्चों के डिफरेंस, बेसिकली जो प्री स्कूलर होते हैं या फिर जो होते हैं तो वो नॉर्मली कितने साल के होते हैं? 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के। ठीक है। इसी टाइप से होते हैं जो फर्स्ट में या केजी में बच्चा, केजी में तो आई थिंक 5, 6, 6, 7 ऐसे ही जाता है। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, एज एक्सपेक्टेड द परसेंटेज डिफरेंसेस बाय एज, यानी कि एज accepted the percentage of young children displaying these school readiness skills increased with age. In 2012, 25% of 3-year-old child could count 20 or more, 31 could read word compared to 5 to 6-year-old. तो डिफरेंस मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया? अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि भाई 1 साल का या 2 साल का बच्चा 100 वर्ड्स बोल के दिखाए या फिर वो हमसे प्रॉपर वे में या उसमें प्रॉपर टोन में हमसे बात करे, ऐसा तो हम नहीं सोच सकते।
कुछ करके सीखता है कि हाँ अच्छा अभी उसने ब द इस तरह से बोलना सीखा, फिर उसके बाद उसने तता इस टाइप से, ठीक है, और फिर उसके बाद उसने कुछ वर्ड सीखे मम्मा इस टाइप से, फिर धीरे 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 वो उसकी जो वो कैब होती है बच्चे की वो बढ़ती जाती है। तो डिफरेंसेस बाय एज का मतलब क्या हो गया कि एज के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस बढ़ते हैं और चेंज भी होते हैं कि जो बच्चा 1 साल का कर रहा है वो 3 साल का नहीं करेगा, वो उससे ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ कुछ नया करेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया। Thus the difference of age has an important significant का मतलब होता है importance, important रोल प्ले करता है in the child acceptance for the readiness to school। यानी कि डिफरेंस जो होता है एज का ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जो चाइल्ड को एक्सेप्ट करता है रेडीनेस के लिए, जिससे कि वो स्कूल के लिए रेडी होता है। नेक्स्ट आता है होम एनवायरनमेंट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्कूल रेडीनेस। नो डाउट घर से अच्छा तो बच्चे के लिए कुछ होता ही नहीं है। जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए घर से ज़्यादा सेफ प्लेस, अपनी मदर से ज़्यादा सेफ प्लेस कहीं नहीं है। तो होम एनवायरनमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे को स्कूल रेडीनेस के लिए या फिर स्कूल रेडीनेस के प्रोसेस के अंदर। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड द प्रैक्टिस विच दे यूज़ फॉर द रियरिंग एंड बियरिंग ऑफ दिस चिल्ड्रन। इसके अंदर क्या होता है कि पेरेंट्स का क्या इंटरेस्ट है, वो किस तरह से उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, जो उनकी प्रैक्टिस है जो वो यूज़ कर रहे हैं अपने रियरिंग एंड बियरिंग, बच्चे को पाल पोसने के लिए ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, सिग्निफिकेंटली द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड मेक द चिल्ड्रन अवेयर विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये इम्पॉर्टेंट है सिग्निफिकेंटली एजुकेशन जो है, और बच्चों को किस चीज़ के लिए अवेयर करता है, यानी कि घर इम्पॉर्टेंट है और किस चीज़ के लिए अवेयर करता है बच्चों को, बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइम, मनी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें बच्चे क्या है वैसे उनको नाम नहीं पता होते पर वो खाते तो वो अवेयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाता है स्कूल। अब नेक्स्ट थर्ड जो है वो क्या है, स्कूल इज़ कॉल्ड द सेकेंड होम फॉर अ चाइल्ड। स्कूल यानी कि वो जगह जहाँ पे बच्चा पढ़ने जाता है, जहाँ पे बच्चा एजुकेशन लेता है, जहाँ पे बच्चा डेवलप होता है और जहाँ से पूरी लाइफ जो होती है बच्चे की स्टार्ट होती है। तो स्कूल जो है वो एक सेकंड होम है बच्चे के लिए। फर्स्ट होम उसका खुद का घर, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको नर्चरिंग हुई, वहाँ पे उसकी केयरिंग हुई, बेसिकली स्कूल में भी होती है बट घर तो घर ही, तो होम तो उसका फर्स्ट होम हो गया, स्कूल उसका सेकंड होम हो गया। It is also known as formal educational institute in which child learn how to perform his role in the society। इसको एक फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है, बेसिकली ना फॉर्मल और इनफॉर्मल दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो फॉर्मल क्या होता है, जो एक पूरा प्री प्लान करके विद इन अ प्रोसेस, विद इन अ मैनेजमेंट प्रॉपरली किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, और इनफॉर्मल होता है जो एनी टाइम, एनी प्लेस, एनी वेयर वी कैन टीच। तो फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम स्कूल्स में बच्चों को प्रॉपर सेटलमेंट के साथ देते हैं, प्रॉपर रूम, बेंचेस, बोर्ड, चौक, स्टैंड, वाटर बॉटल, ये सब मतलब स्टैंड जो भी है बेसिकली हम जो प्रॉपर एक इक्विपमेंट, एक प्रॉपर सेटअप देते हैं जो स्कूल का वो, और वहाँ पे जो बच्चा सीख रहा है, पढ़ रहा है, एक्टिविटीज़ में एंगेज हो रहा है, नई नई एक्टिविटीज़ को कर रहा है, मोटिवेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें या वो सारी एजुकेशन क्या हो गई, फॉर्मल एजुकेशन। और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या हुआ कि आपने कहीं से कोई सीख ली, किसी की हेल्प की, तो आपको पता लगा कि हाँ हेल्प करनी चाहिए, तो जो ये नॉलेज है आपके पास है ये इनफॉर्मल है, ये किसी ने दी नहीं आपको। या फिर मान लो आप किसी को मार रहे हो और कोई बड़ा बोलता है कि नहीं ऐसे मारते नहीं है, बैड मैनर्स होते हैं, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है, एक नॉलेज है, एक एजुकेशन है जो आपको मिली है, पर प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स, प्रॉपर सेटअप के साथ नहीं मिली, ये एट अ प्लेस मिली है। ठीक है, तो अब इस पे आते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि एक फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर बच्चा जो है वो लर्न करता है हाउ टू परफॉर्म हिज रोल इन द सोसाइटी, कि किस तरह से उसको अपने रोल्स, मतलब क्या क्या रोल्स है उसके जो उसको सोसाइटी के अंदर प्ले करने हैं। ठीक है, परफॉर्म करने हैं एग्जैक्टली। इन द
In the nutshell, we can say that school is the main agency in the process of socialization of a child to make a child ready for school. बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि स्कूल जो है वो एक मेन एजेंसी है, एक मेन ज़रिया है, या ये भी बोल सकते हैं कि एक मेन एजेंसीज़ है जो क्या करती है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है. सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो बच्चे या एक बच्चा किसी दूसरे के साथ बात करने में, शेयर करने में, अपने व्यूज़ को शेयर करने में बात कर रहा है, उनके साथ एंगेज हो रहा है, ग्रुप एक्टिविटीज़ कर रहा है, बेसिकली इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल, तो वो सोशलाइजेशन होता है. तो ये सोशलाइजेशन के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कौन रोल प्ले करता है? स्कूल. टू मेक अ चाइल्ड रेडी फॉर अ स्कूल हैव टू डू अ फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स. बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करने के टाइम पे स्कूल को कुछ फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि कुछ चेंजेस या फिर कुछ एडिशंस करना पड़ता है. ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं आगे कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती है या क्या क्या चीज़ें होती है. फर्स्ट वन आ जाता है एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट रोल या फिर सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो होता है, रिक्वायरमेंट जो होती है, वो एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट की होती है. क्योंकि एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो बच्चा नई चीज़ों को जल्दी सीख पाएगा. बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं कि दो क्लासेस है, जिसमें से एक क्लास है पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे रही है, बच्चे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, टीचर की बात भी मान रहे हैं, सब कुछ है. और एक क्लास है कि नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है. नेगेटिव एनवायरनमेंट कैसे दे रही है? बच्चे बात कर रहे हैं तो टीचर डांट देती है, मार देती है, बोलते चुपचाप बैठो, हेड डाउन करके बैठो. ये सारी चीज़ें क्या हो गया? एक नेगेटिव एनवायरनमेंट. तो एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट बच्चों को मिलना ज़रूरी है कि कहाँ उनको डांट पड़नी चाहिए, कहाँ नहीं पड़नी चाहिए, कहाँ पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए और कहाँ थोड़ा सा नेगेटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए. फर्स्ट ये चीज़ हो गई. सेकेंड चीज़, एक्सपर्ट टीचर्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए. तो टीचर्स जो भी टीचर्स हमारे स्टाफ जो स्कूल के अंदर हो, वो प्रॉपर एजुकेटेड हो, एक्सपर्ट हो, ताकि वो बच्चों को हैंडल कर सके, उनको संभाल सके, उनको समझा सके और उनको नई नई चीज़ें सिखा भी सके. थर्ड क्या आ जाता है? अट्रैक्टिव क्लासरूम फॉर किंडरगार्टन स्टूडेंट्स. यानी कि क्लासरूम जो हो वो इतना अट्रैक्टिव हो कि बच्चा आने के लिए, मतलब बच्चे खुशी खुशी आए. नॉर्मली जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत रोते हुए जाते हैं, नहीं जाना, ये है वो है. तो क्लासरूम जो होना चाहिए ना, उसका सिनेरियो या उसका एटमॉस्फेयर, उसका एनवायरनमेंट, उसका सेटअप इस टाइप से होना चाहिए कि जो बच्चा जो है वो अट्रैक्ट हो क्लासरूम की तरफ. बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्लासेस में डिफरेंट चार्ट्स लगे होते हैं, डिफरेंट कलर से ब्यूटीफुल से, जैसे फ्रूट चार्ट लगे हुए हैं, वेजिटेबल चार्ट, कलर्स, नेम, काउंटिंग, काउंटिंग तो आई थिंक नहीं होती, एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम, ठीक है, पेट एनिमल्स, ये सारी चीज़, एनिमल्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो एट्रैक्टिव क्लासरूम होना चाहिए. और जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है? डॉल कॉर्नर, बुक कॉर्नर, बच्चा वहाँ पे प्ले गेम खेल रहा है, वहाँ पे वो दूसरे वाला गेम खेल रहा है. ग्रुप्स बन जाते हैं बच्चों के कि अच्छा यहाँ पे ये खेलना है, यहाँ पे वो स्विंग्स कर रहा है, झूले झूल रहा है, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है. नेक्स्ट, तो इसके अंदर बेसिकली कि क्लासरूम इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि बच्चा जो हो वो अट्रैक्ट हो क्लास की तरफ. इनकलकेशन ऑफ स्पिरिचुअल्स एंड मॉरल वैल्यूज़. यानी कि इनकलकेशन का मतलब क्या होता है? इनकलकेट करना, उनके अंदर डालना, उनको समझाना, उनको सिखाना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, उनके अंदर उन चीज़ों को कूट के घुसाना कि कुछ मॉरल वैल्यूज़ जो होती हैं, ऑनेस्टी हो गई, और ये सब कि ऑनेस्टी हो गया मॉरल वैल्यूज़ के अंदर, और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो टीचर्स जो होती है वो इनकलकेट करती है कि हाँ टीम वर्क करना है, ग्रुप एक्टिविटीज़ करनी है, किसी से लड़ना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, सबके साथ मिल के रहना है. ये सारी
मोरल वैल्यूज़ है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, बड़ों से अच्छे से बात करनी है, ठीक है, फीट टच करना है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आ जाता है इक्वालिटी फॉर ऑल, यानी कि सब के लिए इक्वल हो। ऐसा नहीं हो कि क्लासरूम के अंदर कोई फेवरेट बच्चा है तो उसके साथ बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, जो दूसरा है उससे नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ है कि भाई उसको साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको मार रहे हैं, या फिर कोई दूसरी रीजन से, दूसरे कास्ट से बिलोंग कर रहा है तो उसके साथ ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और ऊपर वाले पॉइंट में भी कि ये टीचर की मोरल ड्यूटी है कि वो इनकलकेट करे मोरल वैल्यूज़ बच्चों के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, lack of discrimination which include the gender discrimination, caste discrimination etc. वही चीज़ जो मैंने ऊपर बताई, इक्वालिटी फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है कि सबको इक्वल ट्रीट करना, सबको इक्वल मानना, इक्वल समझना, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना, किसी को कम ज़्यादा, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। तो वही सब चीज़ें आ जाती। तो नेक्स्ट पॉइंट भी सेम यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो? लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, ऊंच नीच का भेदभाव, ठीक है, हाई लो क्वालिटी का, रिच पुअर का, या फिर हेल्दी अनहेल्दी बच्चे का, हाइजीन अनहाइजीन का, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। विच इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या जाता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लड़का लड़की कि बॉयज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी, गर्ल्स को नहीं देनी। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में क्या आ जाता है कि वो इस कास्ट का है, वो उस कास्ट का है। रिलीजन, कि आप हिंदू रिलीजन से हो, आप मुस्लिम से हो, इस टाइप से, ठीक है। तो सबको एक जैसा ट्रीट करना है। तो एक मिनट, सॉरी। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पेरेंट लिटरेसी। पेरेंट लिटरेसी क्या होता है? It is very important that every parent should be literate so that they can understand the needs and requirements of child. देखो, पेरेंटल लिटरेसी, पेरेंटल यानी पेरेंट्स, और लिटरेसी यानी कि पढ़ा लिखा। तो बहुत ज़रूरी है कि हर पेरेंट जो हो वो पढ़ा लिखा हो, शुड बी लिटरेट, सो दैट, तो उससे क्या होगा कि वो समझ पाएंगे कि एक्चुअली बच्चे की नीड्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। एंड दे शुड हैव द कैपेबिलिटी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ चाइल्ड विच इंक्लूड। तो उससे क्या होगा, उन्हें पता होगा। बेसिकली बात ये आ जाती है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते। स्कूल जा रहा है बच्चा, ठीक है, कर रहा है तो कर रहा है, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, है ना। बट पेरेंटल लिटरेसी के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स पढ़े लिखे हों। इससे क्या होगा कि पेरेंट्स को पता है कि बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है। वो उनकी एजुकेशन के ऊपर भी फोकस कर पाएंगे, ठीक है। वो समझ भी पाएंगे कि उनकी नीड्स क्या है, क्या क्या उनकी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट्स क्या है उनकी, और उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी होगी कि अपने बच्चों की नीड्स को फुलफ़िल कर सके, ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है? क्वालिटी एजुकेशन। फर्स्ट वन, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई लिखाई, प्रॉपर एजुकेशन देना। बेसिकली पता है क्या होता है, कुछ कंप्लेंट्स ये भी होती हैं कि जो जॉब वाले होते हैं वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, उनकी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, उनका वर्क नहीं चेक कर पाते, जिसकी वजह से बच्चे रह जाते हैं। बट यहाँ पे जॉब का कुछ सीन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बोला है कि पढ़े लिखे होना। मतलब ये नहीं होता कि पढ़े लिखे हो तो आप जॉब ही कर रहे हो। कुछ पढ़े लिखे नहीं भी करते हैं जैसे जॉब, तो वो चीज़ हो जाती है कि पेरेंटल लिटरेसी का मतलब होता है पढ़े लिखे पेरेंट्स। इसका मतलब ये नहीं होता कि जॉब वाले पेरेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वन आ जाता है एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। अब कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं, उनके ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चीज़ें तोड़ देते हैं उनके सामने, मतलब इतना मिसबिहेव एंड ऑल, ये सब चीज़ें होती है। तो उससे क्या होता है, बच्चा दबा रह जाता है। मतलब अगर वो बोलना भी चाहे तो भी वो नहीं बोल सकता। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है बच्चे को अगर उनके पेरेंट्स क्या होते हैं, लिटरेट होते हैं, ठीक है। एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट मिलता है जिसके अंदर बच्चों को पता है वेल मैनर्ड रहना है, पॉजिटिव रहना है। अच्छा, कहाँ पे आपको बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना, कहाँ पे आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता होती है। सपोर्ट एंड गाइडेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
बेसिकली क्या होता है ना कि कुछ बच्चे पेरेंट्स का इतना अच्छा बॉन्ड होता ही नहीं है कि वो उनको सपोर्ट करे या उनको गाइड करे। तो बेसिकली मतलब ये नहीं होता कि पेरेंट लिटरेसी के अंदर ऐसा नहीं होता या ऐसा होता है, बट काफ़ी 80% चांसेस ये हो जाते हैं कि बच्चों को सपोर्ट मिलता है अगर उनके पेरेंट्स लिटरेट हैं, क्योंकि वो उनको समझते हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन भी दे रहे हैं, प्रॉपर एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो क्या होगा, उनको सपोर्ट भी मिलेगा एंड गाइडेंस भी मिलेगी। तो गाइडेंस भी मिलेगी इसके अंदर। तो अब इसके बाद क्या आता है, सपोर्ट एंड गाइडेंस, यानी कि उनको गाइड करना, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गुड हैबिट्स है, क्या बैड हैबिट्स है, ये सारी चीज़ें उनको समझाना। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ के अंदर क्या होता है कि उनको एक हेल्दी लाइफ देना, ढंग का खाना पीना, प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड, प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, हर चीज़ का उनको पता होना कि इस टाइम पे बच्चे को क्या चाहिए, इस टाइम पे उसको क्या देना चाहिए, ये सारी चीज़ों की नॉलेज होना। हेल्दी लाइफ, हेल्दी बच्चा। नेक्स्ट, मोटिवेशन एंड ट्रस्ट ऑन चाइल्ड। बच्चे को टाइम टाइम पे मोटिवेट करना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बड़े भी आजकल बहुत डिमोटिवेट होने लगे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को मोटिवेट करना कि हाँ आप ये चीज़ करो, आपको ये चीज़ करनी है, तो उनको मोटिवेट करना कि हाँ आप ये कर सकते हो, आप इसमें बेस्ट दोगे अपना। तो उससे क्या होता है, बच्चा मोटिवेट होता है कि हाँ आई कैन डू इट। ट्रस्ट, बेसिकली ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी रिलेशन के लिए, चाहे वो बच्चे टीचर का हो, बच्चे पेरेंट्स का हो, बच्चे बच्चे का हो, ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ट्रस्ट रखना बच्चे के ऊपर कि हाँ कोई बात नहीं, आप कुछ गलत नहीं करोगे, और मतलब तो बेसिकली ये चीज़ होती है। एप्रोप्रिएट टाइम, प्रॉपर टाइम उसको प्रोवाइड करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने शेड्यूल के अंदर इतना बिजी हैं कि वो बच्चों को ज़रा सा टाइम नहीं दे सकते हैं। उससे क्या होता है, बच्चा फिर वो क्या करता है कि अब घर में टाइम नहीं मिल रहा तो अपने फ्रेंड्स बनाएगा। तो मतलब बेसिकली ना एक एप्रोप्रिएट टाइम बच्चों को नहीं मिल पाता ना, तो वो कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं। क्योंकि फिर देखो, उनको बातचीत स्टार्टिंग से ही अगर उनको टाइम नहीं मिलेगा तो उनको बातचीत करने की आदत नहीं होगी, वो बातचीत नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे से कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ शेयर नहीं करेंगे, वो ओपन नहीं हो पाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ। तो एप्रोप्रिएट टाइम भी ज़रूरी है जो पेरेंट लिटरेसी के अंदर मिलता है। प्रोवाइड एक्स्ट्रा गाइडेंस इफ़ नीडेड, और कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा मतलब उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वो चीज़ भी कौन देगा, पेरेंट्स देंगे। नेक्स्ट वन आ जाता है सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आता है एप्रोप्रिएट सोशल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है, नेबरहुड, एप्रोप्रिएट फैमिली एनवायरनमेंट एंड एडुकेट फंड्स फॉर द रियरिंग एंड बेयरिंग ऑफ चाइल्ड। देखो, सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कि हमारा खुद का कैसा एनवायरनमेंट है। सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर ना एक सोशल एनवायरनमेंट आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पड़ोसी आ जाते हैं, नेबरहुड यानी पड़ोसी, फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, फैमिली किस तरह से ट्रीट कर रही है बच्चे को, घर के अंदर कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, कैसा माहौल रहता है, वो सारी चीज़ें। और एडुकेट फंड्स, प्रॉपर फंड्स होना ताकि वो बच्चे की रेख देख कर सकें। ये किस में आ जाता है? सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट, अ जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट, बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई एक जॉयफुल एनवायरनमेंट होना, जिसमें बच्चा जो है नई नई चीज़ों को सीख सके, समझ सके। It is very important for the school and family to make a learning as a joyful experience. बहुत इम्पॉर्टेंट है स्कूल्स के लिए भी और उनकी खुद की फैमिली के लिए भी कि वो लर्निंग को एक जॉयफुल, एक खेल के ज़रिए से बच्चों को एक्सपीरियंस दें, ठीक है। अब जैसे पहले समझाती हूँ फिर एग्जाम्पल दूँगी। बिकॉज इट विल गिव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू द चिल्ड्रन फॉर स्कूल एंड इट विल इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। देखो, अगर बच्चा जो है वो खेल खेल के सीखेगा तो उसके दिमाग में लाइफ टाइम तक ये बात रहेगी। आप खुद सोचो, आप कोई भी चीज़ इन्जॉयमेंट के लिए करते हो तो वो जो चीज़ होती है वो हमारे दिमाग में लाइफ टाइम तक रहती है। कोई कहीं पे हम ट्रिप पे गए,
कहीं पे हम घूमने गए, कहीं पे हमने कोई गेम खेला या फिर किसी की पार्टी में गए, बर्थडे पार्टी में गए, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है वो हमारे माइंड में लाइफ टाइम रहती है। क्यों? क्योंकि वो हमें खुशी देती है। सिमिलरली अगर हम चीज़ों को खेल खेल में सीखेंगे तो वो हमारे माइंड के अंदर लाइफ टाइम तक रहेगी। ये क्या बोल रहा है? बिकॉज इट विल गिव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है टू द चिल्ड्रन, बच्चों को, फॉर द स्कूल, कि स्कूल के अंदर बहुत मज़ा आता है, वहाँ पे तो ऐसे ऐसे खेलते हैं बच्चे, आपस में भी तो बात करते हैं ना कि जैसे आज मेरे क्लास के अंदर ये हुआ, आज मैंने ये गेम खेला और मैम ने आज कलरिंग भी कराई और हमने तो आज डांस भी किया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बच्चे शेयर करते हैं ना एक दूसरे से, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड हो रहा है ना स्कूल के लिए बच्चों का। एंड इट विल इंक्रीज़ द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ा रहा है। देखो, एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। कैसे? कि बच्चा खुशी खुशी स्कूल भी आएगा और वो नई नई चीज़ों को सीख भी पाएगा, खुश मतलब हैप्पीली, जॉयफुली, तो उसको अच्छी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। इट इंक्लूड अट्रैक्टिव स्कूल बिल्डिंग, कंप्लीटिंग स्टाफ एंड इन्वॉल्विंग पेरेंट्स। ये क्या इंक्लूड करते हैं जॉयफुल लर्निंग के अंदर? कि एक प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग हो, अच्छी सी, सुंदर सी। जैसे पता है क्या, छोटे बच्चों के क्लास में कई बार वो भी बनवा देते हैं, जैसे प्रिंटिंग जो होती है वो वैसी लगवा देते हैं, फ्रूट्स वगैरह की, या फिर हैप्पी वाली, कई बार कार्टून्स की भी लगवा देते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, वो अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को। स्कूल बिल्डिंग, स्टाफ, टीचर्स जो हैं या स्टाफ जो है वो बच्चों से अच्छे से बात कर रहा है, उनकी प्रेज़ कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है तो उनको कई बार टॉफ़ी, चॉकलेट, स्टार्स भी दे रहा है, तो उससे भी बच्चे क्या होते हैं, खुश होते हैं। और पेरेंट्स का तो इम्पॉर्टेंट रोल है ही। बच्चों का काम देखा घर जाके, अच्छा वाओ आपको आज स्टार मिला, तो इससे भी बच्चा बहुत अप्रिशिएट होता है। तो एक जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना तो बहुत ज़रूरी है ही। देखो, ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स रेगुलर अटेंडेंस। एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आना रेगुलर अटेंडेंस में, यानी कि कई बार क्या होता है ना, बच्चा रो रहा है, ठीक है, सुबह उठा, नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, ऐसे करके बच्चा रो रहा है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अच्छा चल ठीक है छुट्टी कर लो। तो जो एटीट्यूड ऑफ चाइल्ड है टुवर्ड्स अटेंड शुड बी पॉजिटिव, यानी कि जो अटेंडेंस का जो एक सीक्वेंस चलता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं है बच्चा आ रहा है लीव, आ रहा है लीव, आ रहा है लीव, आ रहा है लीव, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब ऐसे होना चाहिए कि रेगुलर बेसिस पे उसका वर्क बना रहे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ चाइल्ड लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलरिटी। उसको रेगुलरिटी के बारे में बताना, नहीं बेटा आज आपको स्कूल जाना है, आज देखना टीचर कुछ नया कराएगी, आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज आपको कोई नया गेम खेलने को मिलेगा। तो इस तरह से बच्चा क्या होता है, मोटिवेट होता है, उसको रेगुलरिटी के बारे में पता रहता है। नहीं आपकी आज की छुट्टी हो जाएगी तो आपके फ्रेंड्स आपको मिस करेंगे, और फिर क्या होगा कि आपकी मतलब फिर आपका वर्क भी रह जाएगा, फिर आप खेल भी नहीं पाओगे। तो ये सारी चीज़ें उसको रेगुलरिटी के बारे में बताती है। रेगुलरिटी के अंदर क्या आ जाता है, मोटिवेशन टू चाइल्ड, मतलब उसको मोटिवेट करना। अच्छा पता है आज आपकी टीचर तो बता रही थी कि आज ना किसी का मतलब इस टाइप से कि आज तो आपको नया गेम सीखने को मिलेगा, ठीक है, आज तो वहाँ पे फंक्शन भी है, आप देखना कैसा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें। लेस बर्डन ऑफ स्टडीज़ एंड कॉपरेशन, कि स्टडीज़ आज तो पढ़ाई होगी ही नहीं, मतलब इस टाइप से कुछ बोल के उनको मोटिवेट करना, बेसिकली एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना बच्चों के लिए, मोटिवेट करके उनको कि वो रेगुलर स्कूल जाएँ। तो इससे क्या होगा, स्टडीज़ का बर्डन भी कम होगा और कॉपरेट भी प्रॉपर रहेगा। तो अभी हमने ऊपर जितना भी पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे स्कूल रेडीनेस को। तो पहले हमने पढ़ा डिफरेंसेस ऑफ एज, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि परसेंटेज, मतलब जो डिफरेंट एज के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती है बच्चों की। फिर हमने पढ़ा होम, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ से बच्चा सब कुछ बोलना, करना, खेलना, कूदना सीखता है। स्कूल, जहाँ पे बच्चा बैठना और नई नई चीज़ें अंडरस्टैंड करता है, सीखता है, नॉलेज गेन करता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि बहुत ज़रूरी हैं, जो कि एक एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, टीचर्स एक्सपर्ट होनी चाहिए, क्लासरूम बहुत अट्रैक्टिव सा होना चाहिए, ठीक है, उनके अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट करनी चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए।
फिर उसके बाद हमने पढ़ा पेरेंटल लिटरेसी, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि पेरेंट्स का लिटरेट होना यानी कि उनका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चों को बहुत सारी नीड्स उनकी, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी फुलफ़िल होती है, जैसे कि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलती है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनको मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलती है अपने पेरेंट्स की, एक हेल्दी लाइफ मिलती है उनको मोटिवेशन मिलता है टाइम टू टाइम जहाँ भी उनको नीड हो, उनको ट्रस्ट बिल्ड होता है उनका, ठीक है, प्रॉपर टाइम उनको मिलता है और एक गाइडेंस भी मिलती है। अगर बहुत ज़्यादा कई बार बच्चा होता है जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया तो उसको प्रॉपर गाइडेंस, एक्स्ट्रा गाइडेंस भी मिलती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर नेबर्स आ गए, हमारे फैमिली एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें भी हो गई। फिर जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट बिल्कुल खेलने वाला होना चाहिए, जिससे बच्चा नई नई चीज़ों को सीखे, नई नई चीज़ों को खेले, समझे, अंडरस्टैंड करे, उनको इम्प्लीमेंट करे। तो ये सारी चीज़ें भी आ गई। नेक्स्ट वन आ जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड की। हमारे रेगुलर अटेंडेंस के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि ये ना हो कि भाई आज जा रहे हैं, कल नहीं जा रहे, परसों जा रहे हैं, फिर परसों नहीं जा रहे, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर रेगुलरिटी नहीं आती है, फिर हम आगे जाके भी 2 दिन जाएंगे, 4 दिन छुट्टी, 2 दिन जाएंगे, 4 दिन छुट्टी, तो ये चीज़ गलत होती है। तो इससे क्या होता है, रेगुलरिटी बच्चे की बढ़ती है अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों की अटेंडेंस के ऊपर पहले से ही ध्यान दें तो। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल रेडीनेस, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली एक्सपीरियंस फॉर अ चाइल्ड। ट्रांजिशन जो होता है स्कूल, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मेजर स्टेप्स, कुछ मेजर स्टेप्स रिप्रेजेंट करता है वो, ठीक है, बच्चे की लाइफ के अंदर। यानी कि ट्रांजिशन मतलब एक प्लेस से जब वो दूसरी प्लेस से, ये वो प्री किंडरगार्टन से किंडरगार्टन जाता है या फिर स्कूल जाता है। This topic aims to better identify the skills and abilities that contribute to school readiness and to understand the role of parents as well as them practices for fostering an appropriate transit and social success। यानी कि ट्रांजिशन जो होता है वो स्कूल के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है, कुछ मेजर स्टेप्स जो बच्चे की ज़िंदगी के अंदर आए हुए होते हैं। इस टॉपिक का मेन एम क्या है कि बेटरली अच्छे से हम लोग क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके क्या स्किल्स है, क्या एबिलिटीज़ है जो कंट्रीब्यूट कर रही है स्कूल रेडीनेस के लिए, और जो पेरेंट्स का रोल है वो समझ में पेरेंट्स को आ रहा है, एज वेल एज जो एप्रोप्रिएट ट्रांजिट और स्कूल सक्सेस है वो भी हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है। चिल्ड्रन टेंड टू ट्रांजिट विच द स्कूल बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स होते हैं। दे हैव अर्ली साइंस ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी एंड मैच्योरिटी एंड सोशल एंड सेल्फ रेगुलेटरी स्किल। अर्ली साइंस होते हैं कॉग्निटिव यानी कि दिमाग का, मेंटल एबिलिटी, मैच्योरिटी समझना, सोशल दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, और सेल्फ रेगुलरिटी खुद के बारे में जानने वाली स्किल्स। दे हैड असिस्ट टू हाई क्वालिटी प्री स्कूल एंड अर्ली एजुकेशन प्रोग्राम। उन्होंने असिस्ट किया है हाई क्वालिटी प्री स्कूल और अर्ली एजुकेशन प्रोग्राम को। असिस्ट का मतलब होता है असिस्ट करना, मतलब इवेल्युएट करना, ठीक है। Their parents get along with each other and responses and positive stimulating experience। एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्स, पॉजिटिव स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना उनको। Their social has small student staff ratio जो contribute positively to children's school readiness। स्मॉल स्टूडेंट स्टाफ रेशियो होता है जो पॉजिटिवली बच्चों को स्कूल रेडीनेस के लिए प्रिपेयर करता है। गुड रिलेशनशिप्स होता है बच्चे का टीचर के साथ, जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को स्कूल के अंदर अपने टीचर के साथ शेयर कर सकता है, क्योंकि स्कूल के अंदर पेरेंट्स तो आएंगे नहीं। अब पेरेंट्स नहीं आएंगे तो बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है वो किसी के साथ तो शेयर करेगा ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि गुड रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं टीचर्स का और पीयर्स का। पीयर्स यानी कि लेक्चर। It is based to what we can help children adjust to school, starting off on right foot, have an impact of children's success into later years। ये किसका बेस है कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं बच्चे के हो कि वो स्कूल के अंदर इजीली एडजस्ट हो सके, और एक सही कदम हैव एन इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस सक्सेस इनटू लेटर ईयर। एक सही कदम बच्चे को क्या है फ्यूचर के अंदर सक्सेस प्रोवाइड करता ही करता है। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा स्कूल रेडीनेस क्या होती है, जब हम किसी बच्चे को रेडी करते हैं स्कूल के लिए कुछ नॉलेज, कुछ स्किल्स के साथ। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर केयर, एजुकेशन, फैमिली सपोर्ट, हेल्थ और स्कूल रेडीनेस चिल्ड्रन,
प्रोग्राम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी चीज़ें आ सकती हैं। फिर हमने पढ़ा कि स्कूल रेडीनेस ज़रूरी क्यों है, ठीक है, उसके क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग देता है, हमें कॉम्पिटेंट बनाता है, एक्टिविटी के लिए हम ज़्यादा टाइम तक वर्क कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हमने पढ़ा वाई डज अ क्वालिटी प्री किंडरगार्टन या कंपोनेंट्स क्या क्या थे उसके। फिर सेल्फ अवेयरनेस का पता होना, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, इनिशिएटिव लेना लर्निंग के अंदर, ये सारी चीज़ें हो गई। ग्रुप में पार्टिसिपेट करना, कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ, वो सारी चीज़ें हो गई। फिर लैंग्वेज क्या होती है कि हमें किसी चीज़ का ज्ञान होना, लिटरेसी क्या होती है उस लैंग्वेज को हमें लिखना और पढ़ना आना। फिर इसके अंदर क्या लैंग्वेज लिटरेसी में उसका यूज़, उसकी वोकैब, ग्रामर, प्रिंट, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, फोनेटिक्स का पता होना, उसका वर्ड लेटर को हम समझ पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए। फिर इंग्लिश लैंग्वेज की 4 कैटेगरीज होती है। लिसनिंग जिसमें हम सुनते हैं, स्पीकिंग जिसमें बोलते हैं, रीडिंग जिसमें पढ़ते हैं और राइटिंग जिसमें लिखते हैं। फिर साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैथ्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और सोशल स्टडीज़ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। दैन हमने पढ़ा कि फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, हमने भी पढ़ा था। डिफरेंसेस बाय एज, होम, स्कूल, पेरेंटल लिटरेसी, सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स रेगुलर अटेंडेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने क्या पढ़ा, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अर्ली एक्सपीरियंस के अंदर। और एट लास्ट हमने पढ़ा कि ये सारा एक बेस है जो बच्चे को स्कूल में एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। एक सही कदम बच्चे को सक्सेस की तरफ ले ही जाता है। थैंक यू गाइस। मेरी वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।